हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड फिजिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है। चलिए यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें क्या है कि इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इसमें गिवन है एम्पियर, सेकेंड, मोल, वाट। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट है वे स्टार्टिंग में कितनी थी? 3 थी, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। बाद में एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी थी? 7 थी। उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक करंट भी था, उसको किस में मेजर करते थे? एम्पियर में। टाइम भी था जिसको किस में मेजर करते थे? सेकंड में मेजर करते थे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी था जिसे मोल में मेजर करते थे। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है वो क्या है? वाट है। और वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी। तो डी यहाँ पर क्या है? नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब। कि कोई क्यूब है जिसकी साइड की मेजरमेंट में 2% एरर है, तो उसके वॉल्यूम की कैलकुलेशन में कितनी परसेंटेज एरर होगी? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या बताना चाहिए कि जो जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यहाँ पर एल क्यूब क्या है? यहाँ पर एल की मल्टीप्लाई कितनी बार है? 3 बार है। तो इसके लिए अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू, पावर को क्या करेंगे आगे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस इंटू में 100। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो वॉल्यूम होता था एल क्यूब होता था, तो इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी थी, तो हमने क्या किया? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू पावर कितनी थी? यहाँ पर 3 थी, तो 3 को आगे लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो हमें लेंथ में जो एरर गिवन है वो कितनी है? 2% है। तो यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 को हम कितना पुट करेंगे? यहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6%। तो वॉल्यूम में जो एरर होगी, तो वो वॉल्यूम में एरर कितनी होगी? 6% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ MLT-1 रिप्रेजेंट, कि जो MLT-1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे फोर्स गिवन है, पावर गिवन है, टॉर्क गिवन है और मोमेंटम गिवन है। तो हमें यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है mv। और मास के लिए हम क्या पुट करते हैं? m पुट करते हैं। और वेलोसिटी के लिए क्या पुट करते हैं? LT-1 पुट करते हैं। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ चुका है? MLT-1। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर MLT-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कि कोई सेमी सर्कुलर पाथ है, कोई क्या गिवन है? सेमी सर्कुलर पाथ गिवन है। ये क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस क्या है? आर है। रेडियस इसकी कितनी है? आर है। द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कितना रेशो होगा वो कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं पार्टिकल ए पॉइंट से चलता है और कहाँ पे जाता है? बी पॉइंट से। तो डिस्टेंस कवर करता है ए टू बी, और ये किसके इक्वल है? सेमी सर्कल के इक्वल है। तो सेमी सर्कल के लिए क्या होता है? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो हाफ का कितना हो जाएगा? पाई आर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? पाई आर होगा, क्योंकि कितना है? सेमी सर्कल है। तो पूरे के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर, हाफ के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए टू बी हमने डिस्टेंस निकाला है पाई आर, और ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आर प्लस शॉर्टेस्ट यहाँ पर क्या है? ए टू बी आर प्लस आर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिस्प्लेस यहाँ पर हो जाएगा 2r।
तो हमें तो रेशो कैलकुलेट करना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या पाई आर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 2r है। तो जो इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना हो जाएगा π/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। जो डिस्टेंस है, कोई पार्टिकल अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर पार्टिकल क्या करता है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन के, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ऑफ टाइम ले लिया। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा। एस यहाँ पर डिस्टेंस है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा कि जो डिस्टेंस है एस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम के। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ टाइम कर दिया यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोपोर्शनल को क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वल में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने यहाँ पर KT²। अब हमें एक बात पता है यहाँ पर कि जब डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक बार तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम फिर चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन में क्या चेंज है। के यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या था, v=ds/dt, v क्या आ जाएगा, ds/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका k तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर t² का कितना हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2t। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2kt। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी कितनी है, 2kt। अगर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv/dt। तो हमारे पास 2k तो पहले ही था, डिफरेंशिएशन ऑफ dt किसके लिए, t के लिए। तो t का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2k। तो 2 भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, k भी यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अगर हम दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, नो चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सिक्स्थ, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। कि कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और उसी सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है, रेडियस कितनी है r, वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, F=mv²/r, mv²/r। तो किस ऑप्शन में गिवन है, ए में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए, mv²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, इसमें से बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिन क्वांटिटीज का क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 10 kg। की दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास, एक का मास 2 किलोग्राम है, एक का कितना 10 किलोग्राम है, आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर क्या सेम है। तो फाइंड करना है रेशो ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम का रेशो उनका कितना होगा। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P=mv। तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P=mv होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, फिर सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, दोनों का रेशो कैलकुलेट करेंगे तो चेक करेंगे किसके इक्वल आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं P1। तो P1 के लिए जो मास गिवन है वो कितना है, 2 है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, v है,
क्योंकि वेलोसिटी दोनों की क्या सेम है। ऐसे यहाँ पर हम P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड का मास कितना 10 है और सेकंड की वेलोसिटी कितनी है v है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी यहाँ पर क्या सेम गिवन है। तो हमें यहाँ पर इनका रेशो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे P1/P2। तो P1/P2 कैलकुलेट करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे जो रेशो होगा P1 और P2 का वो कितना आ जाएगा 1:5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी आंसर। 9th क्वेश्चन है विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, कि कौन सा फ्रिक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या नन। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। कि स्टैटिक की जो मैक्सिमम लिमिट होती है फ्रिक्शन की उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बॉडी किस में आ जाएगी, एक्चुअल मोशन में आ जाएगी, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स इज, कि फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, सूडो फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो पाथ पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, की इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। तो इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पर गिवन है बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे कि इसमें क्या गिवन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कंजर्व, इसमें दोनों कंजर्व हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो क्या आ जाएगा इसका सी आंसर। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो दोनों कंजर्व, तो इसका आंसर क्या होता, ए होता। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, दोनों कंजर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ मास m एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आर, मास भी गिवन है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस भी गिवन आर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट में क्या फाइंड करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये क्या है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर का डेरिवेशन है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर आता है, वो कितना आता है 2/5 mr²। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2/5 mr²। तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर के लिए उसके डायमीटर पे। तो 2/5 mr²। 13th क्वेश्चन गिवन है द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो दोनों में रिलेशन फाइंड करनी है कि दोनों में क्या रिलेशन होती है। तो ये 5th यूनिट रोटेशनल मोशन में है कि दोनों में क्या रिलेशन होती है, v = r ओमेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, v = r ओमेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, b। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एंटर्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम। की कोई बॉडी है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या बताना, इफेक्ट बताना कि क्या होगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करती है किसकी तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वह क्या होती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएंगे तो वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, विल डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, कि परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कितनी वैल्यू होती है। कि जो परफेक्ट रिजिड बॉडी क्या होती है, परफेक्ट रिजिड बॉडी क्या होती है जिसमें चेंज ना हो, जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद नो चेंज हो। तो इनके लिए जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होती है, जीरो होती है। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, जीरो, अपॉन में वैल्यू कितनी है, जीरो है, और जिसकी वैल्यू अपॉन में जीरो होती है उसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आंसर आएगा, वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट होता है। 16 क्वेश्चन है इफ ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कोई प्रोसेस है उसको किसी सिस्टम के लिए किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, देन प्रोसेस इज नोन है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक और आइसोबारिक। तो एट कांस्टेंट पे प्रेशर पे तो क्या होती है, आइसोबारिक, एट कांस्टेंट हीट पे एडियाबैटिक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल। तो इसमें किस में पूछा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, आइसोकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी गैस के लिए एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसके प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन फाइंड करनी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पर वेलोसिटी में कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी में और टेम्परेचर में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, वी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू टी और वी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, रूट ऑफ टेम्परेचर। तो लेकिन इसमें क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में बतानी है। तो काइनेटिक और टेम्परेचर में कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर की क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी आंसर। लेकिन वेलोसिटी में पूछते तो क्या था, रूट टू के प्रोपोर्शनल, तो हो जाता बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कोई पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर। 19th क्वेश्चन गिवन यहाँ पर कि इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस, कि जो पेरिस में जो इसके लिए यहाँ पर क्या किया था कि कौन सी क्वांटिटी किस मास की, कौन जो मास है मास की किस क्वांटिटी को इसके इक्विवेलेंट रखा जाता है। तो वो क्या होता है, ये किलोग्राम के लिए डेफिनेशन थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास। किलोग्राम वो मास है जो किससे मेजर किया गया था, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर, एक एंगल तो यहाँ पर कितना गिवन है 30 डिग्री है, कि वे एंगल बताने हैं जिसके लिए वे प्रोजेक्टाइल के लिए वे एंगल, दो एंगल फाइंड करने हैं जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक एंगल तो यहाँ पर कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन, तो सेकंड एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, दो बार, एक बार तो यहाँ पर साइन 30 रखेंगे, एक बार यहाँ पर थीटा रखेंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि किसके लिए क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो होता है थीटा, सेकंड होता है 90 माइनस के थीटा, दो एंगल पे क्या रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर एक एंगल अगर 30 है
तो सेकंड कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो सेकंड एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पर हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन, कि बॉल बेरिंग्स क्या होता है कि वो अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है उसमें हम क्या करते हैं, बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो अब क्या करेगी, रोल करेगी बॉडी, तो किस में आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वन है इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, की हर पार्टिकल क्या करता है, दूसरी पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, तो इस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वन है 24th द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, कि यहाँ पे कोई ये है कि लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर, ये हमने यहाँ पे लिक्विड बना दिया, यहाँ पे क्या ड्रा कर रखा, टेंजेंट ड्रा कर रखा, यहाँ क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पर टेंजेंट। द एंगल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड ये रहा, ये क्या अंदर लिक्विड फील्ड है, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ये रहा यहाँ पर, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, टेंजेंट ये रहा यहाँ पर। तो इनके बीच का जो एंगल है इज कॉल्ड फॉर द पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा किसके बीच में, इनसाइड द लिक्विड और टेंजेंट के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल। तो इसका आंसर क्या आता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो इसमें यह बताना कि जो 1 कैलोरी और जूल में रिलेशन बतानी है यहाँ पर कि दोनों में क्या रिलेशन है, कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, अप्रोक्सीमेट टू 4.2 जूल, कि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या बताने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने हैं किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन है कि व्हेन ए बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स देन वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर कॉल्ड। तो 10th यूनिट में है टाइप्स ऑफ फोर्स है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। तो अगर कोई बॉडी अगर अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं उसे बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन। लेकिन अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वो वाइब्रेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वन यहाँ पर इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर m व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, कि अगर किसी वेक्टर ए को हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अगर मान लो में कोई वेक्टर गिवन है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम किसी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई स्केलर वैल्यू दे रखी है m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ma।
तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, थीटा होता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो दोनों में रिलेशन क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था और थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम, की सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है। तो वर्क की जो यूनिट होती है कौन कौन सी होती है, वर्क की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है, जूल होती है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, अर्ग होती है। तो यहाँ पर जो सीजीएस सिस्टम में पूछा गया है तो एसआई सिस्टम में क्या होती है इसकी जूल, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, अर्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्ग। तो अर्ग क्या है इसकी, सीजीएस सिस्टम में क्या है इसकी यूनिट है। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो अर्ग क्या है इसकी, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, किसके लिए, वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना है राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन, कि रोटेटरी मोशन में वर्क का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा किसमें, रोटेटरी मोशन में। जनरली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है इन लीनियर मोशन में। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है या लीनियर मोशन है उसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर किसमें पूछा गया है, रोटेटरी मोशन में। तो यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना रोटेटरी मोशन में, तो यहाँ पे फोर्स की जगह तो क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो फोर्स की जगह तो क्या आ गया, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू थीटा। तो ये टॉर्क है, ये क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, एट रेस्ट में होते हैं, उन्हें बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ की जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करती है वही डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। और इसका जो टाइम पीरियड कितना होता है, जितना टाइम पीरियड किसका होता है, अर्थ का होता है। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या बतानी है, यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो जो दोनों में रिलेशन होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन की कोफिशिएंट में और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। तो इस लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा होता है और इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट गामा, यहाँ पर क्या गामा होता है। तो गामा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। तो दोनों में रिलेशन होती है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 30 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या है, हीट गिवन है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है। तो सर बाहर थे बैठ के बना 2 मिनट अभी बाहर में बैठ जा बाहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 30 जूल। तो यहाँ पर हीट गिवन है 100 जूल, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ इंटरनल में वो 30 जूल है। तो वर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्या इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर डी क्या की वैल्यू कितनी है, 100 जूल। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, 30। तो इंटरनल 30, तो क्या फाइंड करना, वर्क डन डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, 70 जूल। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 70 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन की यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की y इज इक्वल टू 5 sin 200t गिवन वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर क्या फाइंड करना है,
ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये दे रखा साइन, यहाँ पर क्या है, फंक्शन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो फाई गिवन है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो फाई होता है क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि x इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर बाई सी है। और a को जब मेजर किया उसमें परसेंटेज एरर 1% है, 2 को मेजर किया, b को मेजर किया उसमें परसेंटेज एरर 2% है, और c को मेजर किया उसमें कितनी परसेंटेज एरर है, 3% है। तो यहाँ पर a की मेजरमेंट में 1%, b की मेजरमेंट में 2%, c में 3% है। तो तीनों पे कौन डिपेंड है, x। तो x में कितनी परसेंटेज एरर होगी, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, यहाँ पर डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 को कहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस पावर इसकी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ पर डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस c की पावर कितनी है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई में डेल्टा c बाई सी इंटू 100। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। हम यहाँ पर इस डेल्टा a बाई ए इंटू 100 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1%। यहाँ पर हमें क्या पॉइंट पुट करनी है, प्लस माइनस, यहाँ पर 3 गिवन है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1% ए की मेजरमेंट में, प्लस 2 ये रहा यहाँ पर बी की मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर है 2%। तो इस पूरे की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, प्लस 1, और सी में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है, इस पूरे की जगह क्या रखोगे 3। तो यहाँ पर 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3। तो 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10% एरर। तो x की मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर होगी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्लाइड फोर्स F यहाँ पर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर गिवन है, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस होता है, F डॉट एस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यहाँ पर F की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी दोनों की। तो दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी, F की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 3i प्लस 4j माइनस का 5k, और S की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 5i प्लस के 4j प्लस 3k। तो यहाँ पे क्या होगा, i की मल्टीप्लाई i के साथ, j की मल्टीप्लाई j के साथ, k की मल्टीप्लाई k के साथ। वैसे तो होता क्या है कि i की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, j की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, k की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। लेकिन दो परपेंडिकुलर वेक्टर i डॉट j डॉट k, ये i डॉट k, सभी की मल्टीप्लाई क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो i की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, j की मल्टीप्लाई j वाले के साथ, और k की मल्टीप्लाई k वाले के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, और i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाए 1, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, और j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर है -5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस का 15, और k डॉट k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 16 माइनस 15। तो 15 से 15 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 जूल। वर्क को किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,